प्रथमेश माले और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती, आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे शुरुआत करेंगे। नॉन एग्री स्पेस में आपको कहां दिखते हैं कमाई के मौके? गुड इवनिंग मनीषा। मेरे ख्याल से काफ़ी वैक्सीन को ऑप्टिमिज्म को लेकर मेरे ख्याल से गोल्ड में पॉसिबिलिटी गिरावट की उम्मीद दिखाई दे रही है। गोल्ड में सेल करने की सलाह रहेगी। 49,000 का एंट्री पॉइंट रहेगा, 49,300 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 48,500 के लिए रहेंगे। वैसे ही क्रूड में बाय करने की सलाह रहेगी। दिसंबर वायदा 3440 एंट्री पॉइंट रहेगा, 3370 स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 3540 रहेंगे। बिकवाली की राय यहाँ पर सोने में है। वंदना, आप कैसे देखती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिला जुला रुख देखने को मिला है, फंडामेंटल्स को फाइनली यहाँ पर भाव रिएक्ट करने लगे हैं? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है यहाँ पे कॉटन काउंटर में, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ये कमोडिटी, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। टेक्निकल एक सेल ऑफ यहाँ पे आ सकता है। मेरे ख्याल से 20,200 के लेवल पे एक बार सेल इनिशिएट करना चाहिए। 20,000 का यहाँ टारगेट रखना होगा। 20,300 का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड पाम ऑयल है। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि रिफाइन के साथ थोड़ी सी वीकनेस जो है इस काउंटर में भी आ रही है। मेरे ख्याल से 912 पे अगर एक बार हम बिकवाली करते हैं तो 902 तक के जो स्तर है वो यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए मेंटेन करना होगा 917 रुपए का। बिकवाली करने की राय यहाँ पर है। कॉटन में पिछले कई दिनों में हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग अच्छी है और सीसीआई की खरीदारी बेहतर है, लेकिन वंदना को लग रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आएगा और सीपीओ में भी कुछ दबाव के साथ यहाँ पर कारोबार। प्रथमेश, लेकिन ध्यान यहाँ पर थोड़ा सा सोने पर और एलैबोरेटली देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट है थोड़ी सी तेज होती हुई नजर आई है। पिछले हफ्ते हमने जरूर एक हफ्ते की एक वीकली गेन यहाँ पर आते हुए देखा था, लेकिन अपने हाईज से अब यहाँ पर सोना फिसलता हुआ नजर आया है। 1845 तक के जो लेवल्स हमने पिछले हफ्ते बनते हुए देखे थे, वहां पर ये बरकरार नहीं रह पाया। अब यहां पर जैसे जैसे हम दिसंबर में आगे जाएंगे, वॉल्यूम्स और पार्टिसिपेशन भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो अब निवेशक क्या ध्यान रखें और क्या लेवल्स वॉच कर सकते हैं? मेरे ख्याल से मनीषा, आप देखोगे ब्रॉड फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है। लिक्विडिटी इन्फ्यूशन अभी भी है सेंट्रल बैंक्स की ओर से। हालांकि जो भी करेक्शन हुआ है वो प्योरली ऑप्टिमिज्म ऑफ वैक्सीन को लेकर हुआ है। मेरे ख्याल से 47,000 48,000 के बीच में अगर सोना स्टेबलाइज होता है, मेरे ख्याल से बाइंग जोन रहेगा यहाँ पे। अगर जो होल्ड करने की नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी होल्ड करने की सलाह रख रहे हैं चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी वापस 52,000 तक की दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से सोने को इस लेवल पे कंसोलिडेशन में बाय करना चाहिए और हर एक गिरावट पे बाय करने की सलाह रहेगी। $16 जैसी गिरावट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है सोने में, और जहां तक भारतीय बाजार है करीब करीब 600 रुपए की मंदी यहां पर सोने में देखने को मिली है और 49,000 के नीचे भी फिलहाल यहां पर सोना फिसलता हुआ नजर आया है। प्रथमेश, वहीं दूसरी तरफ अगर हम मेटल्स में देखें, कच्चे तेल में देखें, यहां पर बरकरार है बढ़त। क्या यहां पर लॉन्ग पोजिशन होल्ड करके चलें आगे? आई थिंक काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी को लेकर लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आई है बेस मेटल काउंटर में, और क्रूड में वैक्सीन को लेकर ऑप्टिमिज्म और बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है मोमेंटम। मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर में बाइंग की सलाह रहेगी। कॉपर में अगर स्पेशली बात करें तो दिसंबर वायदा 599 के आसपास बाई करना चाहिए। पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से 605 और 608 तक की दिखाई दे रही है। वैसे ही क्रूड में अगेन क्लियरली ऑल्दो वॉल्यूम्स जो है कम रहेंगे, बट आने वाले समय में पॉसिबिलिटी जो है 3600 तक भी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से क्रूड में भी बाय करने की सलाह बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। चलिए, बेचकर काम नहीं करना है, चाहे वो सोना चांदी है जहां पर कुछ दायरे में कारोबार है, या कच्चा तेल है जहां पर मोमेंटम ऑन द हायर साइड है। 6 हफ्तों की बढ़त के बाद ये 7वां हफ्ता ऐसा है जहां पर कच्चे तेल में खरीदारी है और $50 के स्तर यहां पर लगातार चौथे दिन होल्ड करते हुए नजर भी आए हैं। बात अब एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहां पर गुआर आज हमारा थीम है। यहां पर निचले स्तरों से जोरदार तेजी देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में गुआर सीड के भाव 2% और गम में 5% से ज्यादा की बढ़त देखी है। हाजिर में आवक कम और डिमांड ज्यादा होने से भी सपोर्ट है। ऐसे में आपको गुआर में क्या नजरिया रखना चाहिए, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव लेंगे। हमारे साथ बीकानेर पीएमसी के पूर्व चेयरमैन पुखराज चोपड़ा और 9 स्टार ब्रोकिंग के डायरेक्टर जिनेश दुग्गर जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। जिनेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, काफी हद तक जिस तरह की कच्चे तेल में रनअप हमने आता हुआ देखा है, उसका भी फायदा यहाँ पर गुआर को सेक्टर के तौर पर मिला है। यहाँ से किस तरह का कोरिलेशन देखते हैं आप क्रूड के साथ, और आगे किस तरह के भाव रह सकते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, स्पॉट मार्केट्स में अच्छी डिमांड के चलते प्लस क्रूड के प्राइसेस में तेजी के चलते गुआर में निचले स्तरों से अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर डिमांड इसी तरह मेंटेन रहती है तो आने वाले टाइम में ग्वार में 100-150 रुपए व गम में 400-500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखी जा सकती है।
पुखराज जी, अंतर्राष्ट्रीय मांग कैसी है फिलहाल यहाँ पर गुआर में, या फिर आप कहेंगे ये सेंटिमेंटल मूव है जो हमने फिलहाल यहाँ पर भावों में आते हुए देखी है? नहीं मनीषा जी, ये सेंटिमेंटल नहीं है। पिछली 6 तारीख से फॉरेन की डिमांड लगातार बनी हुई है जी। और औसत जो हमेशा कारोबार 500-600 टन का होता था, वो औसत 1200 से 1500 टन का काम हो रहा है डेली का। तो एक तो ये वजह है कि डिमांड अच्छी है। हेलो जी जी, दूसरी अराइवल है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई है। जो 40-45 हजार के बीच में अराइवल थी, वो 30 और 32 हजार के बीच में है। तो दोनों फैक्टर है, अराइवल भी कमजोर हो रही है और डिमांड भी पिछले 1.5 सप्ताह से अच्छी डिमांड है। और ये डिमांड यदि कायम रहती है तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, भविष्य अच्छा रहेगा। जी, मुझे याद है पुखराज जी, आपने पिछली बार भी कहा था कि काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन अगर मांग निकलती है, कच्चे तेल के भाव ऊपर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त आती है, तो गुआर काफी ऊपर यहां से जा सकता है। क्या ये सब फैक्टर्स, फंडामेंटल्स भावों में ऑलरेडी आ चुके हैं, या आपको लगता है कि यहां से अच्छी खासी तेजी की उम्मीद अभी भी की जा सकती है? जैसी पिछली 1.5 सप्ताह तक डिमांड रही है, वैसी डिमांड अगले 1 महीने तक कायम रह जाए तो इसमें अच्छी खासी बड़ी तेजी बन जाएगी। जैसे जिनेश जी आपने भी जैसे कहा कि 400-500 रुपए की तेजी यहाँ पर गुआर गम में देखने को मिल सकती है, तो कितने समय में ये तेजी देखने को मिल सकती है? और अगर किसी ने यहाँ पर लंबा खरीदा है गुआर सीड या गुआर गम में, तो क्या अपनी पोजीशंस होल्ड करें? क्या दिसंबर का महीना बेहतर और हो सकता है? बिल्कुल, जो एनसीडीएक्स में ग्वार जनवरी का वायदा है उसमें 3900 की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए, और जो गम का जनवरी वायदा है उसमें 6000 की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। वंदना, आपका क्या व्यू है? इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव तो यही है कि यहाँ से और बढ़त देखने को मिल सकती है। जो पिछले 2 हफ्तों की तेजी है वो आगे जाके बरकरार रहेगी। आप किन स्तरों पर नजर रखी हैं? मनीषा, देखा जाए तो $50 के करीब यहाँ पे क्रूड है। और दूसरी बात यह है कि जो रिग काउंट्स है पिछले 2 महीने में यहाँ पे 189 से 246 हो गए, तो काफी इंप्रेसिव नंबर है। गुआर के लिए अच्छी खबर है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर इमीडिएट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 6300 तक के जो टारगेट्स है, 6130 पे भी बाय करे तो मुझे लग रहा है 6300 के जो टारगेट है इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे ही मुझे गुआर सीड में लग रहा है कि इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ पे कम से कम 4025 का बन रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 हफ्ते तक का अगर हम टाइम पीरियड लेके चले तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 4250 तक को टारगेट करके चलना चाहिए जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में गुआर सीड को लेके। चलिए, ये तो बात हुई गुआर की, लेकिन पुखराज जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह का किसानों का आंदोलन यहाँ पर है, और हमने पिछले हफ्ते भी 1-2 दिन मंडियां यहाँ पर बंद होते हुए देखी थी, उसका कितना असर फिलहाल यहाँ पर ओवरऑल कारोबार पे पड़ता हुआ नजर आया है? उसका दरअसल कारोबार पे ओवरऑल कोई असर नहीं है। जो लोग आंदोलन में लगे हुए हैं उसमें ज्यादातर पंजाब का है, राजस्थान से थोड़े किसान हैं जी। बाकी राजस्थान में जैसे एक किसान परिवार में 6 सदस्य है तो 3 सदस्य आंदोलन में गए हैं, 3 घर पर है, इस तरह। जिनेश जी, आप भी यही कहेंगे कि जिस तरह का किसानों का आंदोलन है उससे ओवरऑल यहाँ पर एग्री में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला? क्योंकि हमने काफी हद तक सीड या बीज कंपनियों से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि इवन एज पंजाब हरियाणा में ये काफी हद तक आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद भी जो रबी की बुआई है वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप भी यही कहेंगे कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में राजस्थान इंक्लूडेड कोई बहुत ज्यादा एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट आंदोलन का नहीं है? बिल्कुल, मार्केट में और एपीएमसी में जो ट्रेड है नॉर्मल स्तर पर ही हो रहा है, उसमें कोई ज्यादा इस आंदोलन का इफेक्ट नहीं है, और ना ही भावों पर या आवक पे इसका कोई असर है। जिनेश जी, बिल्कुल ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है इसका। चलिए, पुखराज जी, जिनेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली गुआर सीड और गुआर गम में तो यहाँ पर बढ़त का ही माहौल है, और जैसे पीछे बाजार थोड़ा सी चिंता कर रहा था कि इसका असर खाने पीने की चीजों पर, ट्रांसपोर्ट पर, बुआई पर किस तरह से पड़ रहा है, तो एज ऑफ नाउ सभी तरफ से वही खबर आती हुई कि किसान आंदोलन का फर्क मोटे तौर पर एग्रीकल्चर पर फिलहाल पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो दर्शकों को करेंगे शामिल, लेंगे उनके भी सवाल।